तो चलिए कूलम्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जिनमें से हर एक की वैल्यू Q है। तो मान लीजिए एक Q ये है और एक Q ये है। एक को मैंने पॉइंट A पर रख दिया, दूसरे को पॉइंट B पर रख दिया और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ये देखिए A से लेकर के B के बीच की दूरी स्मॉल r है। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। इन दोनों कैपिटल Q चार्जेस को मिलाने वाली जो ये AB लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही एक तीसरा चार्ज स्मॉल q रखा गया है कुछ इस तरीके से कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं। ये चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम, इसका जिक्र हम अभी करेंगे। What is the sign, magnitude and position of the charge small q? ये जो स्मॉल q है, इन दोनों चार्जेस के बीच में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इसका साइन कैसा होगा और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, ये हमें पता करना है। देखिए, मैं बात कर रहा था इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आप देखिए पॉइंट A पर और पॉइंट B पर दो कैपिटल Q चार्जेस आप रख चुके थे जिनके बीच में स्मॉल r डिस्टेंस था। उन्हीं को मिलाने वाली लाइन पर आपने कहीं भी एक स्मॉल चार्ज ये रखा है Q। अब तीनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 हमारे पास टोटल 3 चार्जेस हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी भी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा नेचुरली वो बाकी दो चार्जेस की वजह से ही तो होगा। तो वो किसी भी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ऑफ कोर्स बाकी के बचे हुए दो चार्जेस की वजह से होगा, वो नेट फोर्स जीरो होगा। इसका ये मतलब है इक्विलिब्रियम का। यानी अगर मैं बात करूं पॉइंट A पर रखे हुए इस Q चार्ज की, तो इस पर ये वाला स्मॉल q और ये वाला कैपिटल Q दोनों फोर्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट B पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इस पर ये स्मॉल q और पॉइंट A पर रखा हुआ ये कैपिटल Q ये भी फोर्स लगाएगा और कुछ इस तरह से लगाएगा कि इन दोनों के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है इस चार्ज पर, नेट फोर्स जो है वो भी कितना होगा, जीरो होगा। अब ये जो C पॉइंट पर हमने चार्ज रखा है स्मॉल q, इस पर कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तो इस पर भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो दो आइडेंटिकल चार्जेस थे ये तो प्लस q थे, ये वाला भी प्लस q है और ये वाला भी कितना है, प्लस q। बस ये जो बीच में चार्ज इनके रखा गया है, इसका हमें ना तो मैग्नीट्यूड पता, ना इसका साइन पता, ना इसकी लोकेशन पता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये पॉइंट A पर ये जो कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इससे स्मॉल x डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट C लिया और वहां पर ये स्मॉल q चार्ज जो है रख दिया है। ठीक है, तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि द लोकेशन ऑफ दिस स्मॉल q चार्ज इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B तो कितनी हो जाएगी वो, अगर देखिए आप यहां से यहां R है, यहां से यहां X है, तो C से B के बीच में तो कितना डिस्टेंस हो गया फिर आपका, R माइनस X हो गया ये। ठीक है, तो आप इस Q की लोकेशन A से बताना चाहेंगे तो वो X है और अगर B से बताना चाहेंगे तो वो R माइनस X है। ठीक है, अब देखिएगा, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन एक चीज हमें पता है, वो ये कि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो, इस चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो और इस चार्ज पर भी नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अब इस चार्ज पर अगर मैं नेट फोर्स जीरो कर दूं, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएं और दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएं, तो नेचुरली इस चार्ज पर फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव है, सपोज कीजिए आपने कहा कि ये चार्ज पॉजिटिव है, मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा। तो नेचुरली दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हुए कि ना हुए, भाई ये पॉजिटिव तो इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव आपका इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ कि ना हुआ।
और अगर ऐसा हो जाए कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पर और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पर, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर, यानी कि दोनों फोर्सेस आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल। ये वही बात है। देखिए अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर एक 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी अपोजिट है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी तो वो कैंसिल करेंगे। तो आप देखिएगा अगर ये पॉजिटिव है तो भी इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर, डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये क्यू अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ इधर खींचेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ इधर खींचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल क्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उनकी डायरेक्शन तो कैसी है, अपोजिट हैं। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रख देना है। तो देखिए कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस x है, पहला चार्ज हमारे पास है, दूसरा चार्ज हमारे पास है, और मान लीजिए कि दोनों के बीच में एयर है तो हम फॉर्मूला लगा करके दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस r-x है, तो दोनों के बीच अगर हम एयर मान के चल लें तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला फोर्स जो इन दोनों के बीच में है और ये वाला फोर्स जो इन दोनों के बीच में है, डायरेक्शन तो इनकी अपोजिट हो ही गई, भले ही ये पॉजिटिव हो स्मॉल क्यू या फिर भले ही ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल करके और एक दूसरे के इक्वल रख दें आप। तो देखिएगा ऐसा हम ये किस तरह करेंगे, ये देखिएगा ऐसे। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं अगर आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, ये है चार्ज आपका कैपिटल क्यू और ये है स्मॉल क्यू और दोनों के बीच डिस्टेंस है x, तो दोनों के बीच ये फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कूलम्ब लॉ के ही तो अकॉर्डिंग हमने निकाला है। ठीक है, और ये वाला जो q है जो B पर रखा हुआ है, ये अगर आपके स्मॉल q पर फोर्स लगाएगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो है q और स्मॉल q, लेकिन डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, r-x, तो इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड फोर्स का और ये मैग्नीट्यूड फोर्स का, दोनों मैग्नीट्यूड कैसे पुट कर दिया आपस में बराबर, और डायरेक्शन इनकी पहले से ही अपोजिट है। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और ये क्यू, ठीक है, ये क्यू और ये क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 1/x² इज इक्वल टू 1/r-x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, तो कुल मिला के हमें x कितना मिल गया, r/2। यानी कि मतलब ये है कि ये जो x हमने माना था पॉइंट A से इस स्मॉल q का डिस्टेंस, ये एग्जैक्टली r/2 के बराबर आ गया। यानी आप ये बोल सकते हैं, जो इसने पूछी थी ना कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये स्मॉल क्यू चार्ज दोनों चार्जेस के एग्जैक्टली बीच में रखा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक चीज हम निकाल चुके हैं कि पोजीशन कहाँ होगी चार्ज की। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और दूसरा इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो पोजीशन निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आप एक चीज देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यही आपको बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि डायग्राम यही है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये जो पॉइंट ए पर क्यू रखा हुआ है या पॉइंट बी पर क्यू रखा हुआ है, कहीं पर भी आप किसी भी एक के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। चलिए मैं इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाता हूं। ठीक है, तो जिस तरह से ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में था, तो ये वाला चार्ज जो ए पर रखा हुआ है ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पर जो ये बाकी दो बचे हुए चार्जेस हैं, ये जितना भी फोर्स लगाएंगे वो दोनों फोर्स आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए, ये तो पॉजिटिव है ही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, भाई रिपेल करेगा ना। आप इस प्लस क्यू को आगे की तरफ अगर ले करके चलेंगे तो नेचुरली ये वाला जो प्लस क्यू है इसी तरफ तो भागेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जैसे ही ये चार्ज आगे की तरफ आएगा, ये वाला प्लस क्यू आगे की तरफ इस तरफ भागना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये प्लस क्यू तो इस प्लस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगाएगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव होता तो क्या होता, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होता, रिपल्शन। तो ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव पर इसी तरफ फोर्स लगाता, तब तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से भी फोर्स इस तरफ और इस स्मॉल क्यू की वजह से भी फोर्स इस तरफ, तो दोनों फोर्स अगर एक तरफ हो गए तो उनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, जीरो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्यू को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अगर इस तरफ रिपेल करे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट। तो सुनिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो इस तरफ। तो दोनों फोर्सेस का क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो आप सिर्फ एक काम कीजिए कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या कर दीजिए, आपस में बराबर पुट कर दीजिए, वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, इस Q और इस Q के बीच में डिस्टेंस तो R है, लेकिन इस Q और इस Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, R/2। तो वही कूलम्स लॉ लगा करके आप जब निकालेंगे तो ये देखिएगा, ये 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका स्मॉल q की वजह से पॉइंट A पर जो कैपिटल Q रखा हुआ था, ये उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बराबर पुट कर दिया किसके, 1/4πε0, और जो दोनों ये आपके कैपिटल Q मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक चीज यहां से देखिएगा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि Q मस्ट बी नेगेटिव, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि अगर Q नेगेटिव है तो यहां पर -Q क्यों नहीं लिखा। देखिए, आप जब भी किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहां पर आपको चार्जेस का माइनस जो है वो नहीं रखना होता है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपने कहा फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, तो फोर्स आपका पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्स का पॉजिटिव होना क्या बताता है कि वो रिपल्सिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तब भी उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और पॉजिटिव चार्जेस हैं तब भी उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स के साथ प्लस या माइनस जब लगा होता है तो वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और अब देखिए, अगर एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो तो प्लस इंटू माइनस आप देखिए क्या होगा, माइनस ही तो होगा। तो फोर्स के साथ अगर नेगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव है, और फोर्स के साथ अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है, ठीक है। तो प्लस माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फोर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन तो पहले ही देख ली थी कि अपोजिट होनी चाहिए। देखिए ना, ये पॉजिटिव इस तरफ फोर्स लगाएगा और इसको मैंने नेगेटिव बोला है तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन तो पहले ही हम क्या कर चुके हैं, अपोजिट मान चुके हैं, यानी कि ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तभी तो डायरेक्शन उल्टी हुई है इनकी, ठीक है। तो क्योंकि हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात पहले कर चुके हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त हम उन चार्जेस के जो साइन है वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ जब आप मैग्नीट्यूड आपस में बराबर पुट करेंगे तो इस कैपिटल Q से कैपिटल Q चल बसा, 1/4πε0 से 1/4πε0 चल बसी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q/4। तो कुल मिलाकर के आपने तीन चीजें बतानी थी कि एक तो ये चार्ज दोनों चार्जेस के बीच में होना चाहिए, यानी कि R/2 डिस्टेंस होना चाहिए इसका हर एक चार्ज से। दूसरा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों में से कोई भी एक चार्ज है उसका 1/4 टाइम्स आएगी। और मैंने ये जो आपको बोला था कि Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो आप ये लिख देंगे कि इसका नेचर नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि क्योंकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में थे तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक चार्ज पर बाकी के जो दो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, नेट फोर्स नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड किया और हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसका साइन है और ये इसका डिस्टेंस है, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में ये रहेगा। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास।
कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली है ए बी सी, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और इस ट्रायंगल के तीनों कोनों पर 1 2 3 हमने क्या किया है, 3 बराबर बराबर चार्ज जिसकी वैल्यू Q है, स्मॉल Q है, ठीक है, पॉजिटिव Q है, वो हमने रख दी। तो पॉइंट A पर भी Q, पॉइंट B पर भी Q और पॉइंट C पर भी कितना चार्ज रखा है, स्मॉल Q रखा है। हर एक साइड इसकी L है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड का मतलब होता है जहां आपकी ट्रायंगल्स की जो मतलब एंगल बाइसेक्टर है या साइड बाइसेक्टर है वो यहां मिलती हैं। और देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर भी होगा, और वो तीनों आपके यहां मिलेंगे। मेरा मतलब कहने का ये है, देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, यानी कि ऊपर भी 30 रह जाए, नीचे भी 30 रह जाए, तो वो लाइन इस तरह से हमने खींच दी, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इस 60 को भी 30 में तोड़ने वाली लाइन ये है, सिमिलरली इस 60 को भी 30 में तोड़ने वाली लाइन ये है, ठीक है। तो एंगल को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, वो एंगल बाइसेक्टर है। और बाय चांस देखिएगा क्या है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है जो कि यहां पर आपके इस ए सी लाइन को कट कर रही है पॉइंट Z पर, तो ये वाली लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ साइड बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि AZ ZC के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, एंगल बाइसेक्टर इज बेसिकली साइड बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी साइड बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी साइड बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी क्या है, साइड बाइसेक्टर है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो आपकी लेंथ है B से लेकर के Y तक, वो कितनी रह जाएगी, L/2। Y से C भी L/2, ये भी L/2, C से Z, Z से A भी L/2 एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर के आप ये कह लीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर या फिर ये जो साइड बाइसेक्टर हैं तीनों, ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिसको मैंने नाम O दिया है, ये पॉइंट O ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब हमने क्या किया, इसी पॉइंट O पर एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस भी चार्ज पर आपको आसपास के चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना हो, तो क्या कीजिए, अलग अलग चार्ज की वजह से उस चार्ज पर फोर्स निकाल लीजिए, और बाद में उन सभी फोर्सेस का क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। ये मैंने आपको बात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पिछले लेक्चर्स में बताई थी। तो सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्योंकि ये चार्ज B पर रखा हुआ है, तो ये जो फोर्स लगाएगा इसको मैंने बोल दिया FB। पॉइंट C पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट C वाला चार्ज O पर रखे हुए Q चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा बाहर की तरफ, तो उसको मैंने नाम दे दिया FC। और पॉइंट A पर भी पॉजिटिव है और O पर भी पॉजिटिव Q है, तो ये नीचे की तरफ रिपेल करेगा यूं, जिसको मैंने नाम दे दिया FA। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 फोर्सेज हैं, FA, FB, FC। FA की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सुनिए, पहला चार्ज अगर मैं इस Q को मान लूं, दूसरा चार्ज अगर मैं इसको मान लूं, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, AO, तो AO का स्क्वायर। सिमिलरली FB के लिए BO का स्क्वायर, FC के लिए CO का स्क्वायर। ये तीनों फोर्सेस के मैंने क्या लिख दिए, यहां पर फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आप, F1 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, FB की डायरेक्शन है इस तरफ, और FC की डायरेक्शन है इस तरफ। अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये AO, BO और CO ये तीनों बराबर होंगे, यानी कि आपका AO, BO और CO तीनों बराबर होंगे। आप ये मैथमेटिकली निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो ट्रायंगल बनी है BYO, इसमें देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री का है,
और क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर था तो ऊपर 30 तो नीचे भी कितना बच जाएगा 30। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जिसमें ये एंगल हो गया 30 का, ये एंगल हो गया 90 का। तो ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो मैंने इसी ट्रायंगल में, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि सीकेंट थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बी ओ बाय बी वाई की जगह बी वाई बाय बी ओ कर लीजिए, ठीक है। बी वाई का मतलब बी वाई यानी कि बेस, बी ओ का मतलब बी ओ यानी कि आपका हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस 30, क्योंकि यहां पर ये एंगल थीटा नहीं है 30 है, ठीक है। तो ये आपका कोस 30 होता है √3/2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बी ओ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि बी ओ जो आपके पास आ जाएगा वो L/√3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ए ओ निकाल लेंगे और सी ओ निकाल लेंगे तो वो भी इतने ही आएंगे। ये मैंने आपके आगे लिख दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके ए ओ बी ओ सी ओ तीनों बराबर हैं, ठीक है, और ये भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, ये बराबर है, ये तो आपका कॉमन है ही। हमने मान लिया कि जो हमारी ये ट्रायंगल है ये कहाँ है, ये आपके वैक्यूम में है या एयर में है, ठीक है। तो जब तीनों फोर्सेस बराबर हैं तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि आप ये जो एफ ए हुआ, ये जो एफ बी हुआ और ये जो एफ सी हुआ, तीनों फोर्सेस बराबर हैं। तो आप ऐसा कीजिए, किसी भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड किन्हीं भी दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो निकालिए और फिर उस रिजल्टेंट और तीसरे फोर्स का क्या निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए। तो देखिए मैंने क्या किया है, अब आप देखेंगे कि एफ ए, एफ बी और एफ सी, क्योंकि तीनों फोर्सेस बराबर हैं तो मैंने एक का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो जब आप ये वैल्यू बी ओ की या सी ओ की या ए ओ की पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ एफ ए वाले केस में आप देखिएगा ए ओ की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो आप ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी और ये मैंने उसकी डायरेक्शन लिखी है ए टू ओ। ए टू ओ का मतलब है ए से लेकर के और ओ की तरफ, यूं नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह। तो आपके एफ ए की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली एफ बी भी इतना ही होगा और एफ सी भी क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक। और हमें ये पता है 11वीं में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर दो वेक्टर्स बराबर हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए R = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर a और b बराबर हुए तो आप क्या करिए, a की जगह भी a रख दीजिए, b की जगह भी a रख दीजिए। तो जब आप इस सब को सोल्व करें, और ये थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है a और b के बीच का एंगल। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये देखिए ये केवल तब लागू होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा हो, बराबर हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू कोसाइन θ/2, यानी कि जो दोनों के बीच एंगल है उसका आपने हाफ कर देना है। अब सुनिए, देखिए मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि तीनों फोर्सेस बराबर हैं तो एफ बी और एफ सी की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका एफ बी और इस डायरेक्शन में आपका एफ सी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है तो इसलिए जो पिछला मैंने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था वो इस पर लग सकता है। और इन दोनों की डायरेक्शन के बीच एंगल देखिए कितना है, देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा। एक ट्रायंगल के अंदर सभी जो एंगल्स होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो 30 और 90 कितना हो गया, 120। इसका मतलब ये कितना बच गया, 60। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है आपकी CYO, इसमें ये एंगल भी कितना होगा, 60। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई, 120। तो अगर आपका इन दोनों लाइनों के बीच एंगल 120 है तो इन दोनों ऊपर वाली लाइनों के बीच भी एंगल कितना होगा, 120 होगा। यानी कि FC और FB के बीच में 120 का एंगल है, ये 120 डिग्री, ठीक है। तो हम दोनों का जब रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में से जाएगा, यानी कि क्योंकि दोनों के वैल्यू कैसी है, फोर्सेस की बराबर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो FC और FB का रिजल्टेंट होगा वो FC के साथ भी 60 डिग्री और FB के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बना करके ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम लॉ है वो क्या बोलता है कि जहां दोनों वेक्टर्स की टेल मिली है उसी टेल से और इस तरफ बाहर की तरफ एक पैरेललोग्राम को जो पूरी करता है, ठीक है ना,
हमारा जो साइड है, जो एक इसका बोल सकते हैं आप कि क्या बोलते हैं उसको मैथ में हम, क्या नाम होता है उसका, पैरेललोग्राम की जो 4 साइडें हैं, तो 4 जो साइडें हैं देखिए इस तरीके से आपकी अगर पैरेललोग्राम है तो हाँ डायगोनल, तो ये एक डायगोनल होगा और ये एक दूसरा डायगोनल होगा। लेकिन अगर पहला वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर इस तरफ है तो दोनों वेक्टर्स की जहां टेल मिली है तो उस टेल से शुरू होगा वो वाला डायगोनल। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि दोनों वेक्टर की टेल जहां मिली हुई है वहां से शुरू करके ये डायगोनल जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यही आपको FC और FB का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ठीक, तो जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ऐसा करेंगे क्योंकि FB और FC दोनों बराबर हैं तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी एक का मैग्नीट्यूड यहां रख दिया और ये 2 हो गया और थीटा की जगह 120 आ जाएगा क्योंकि FP और FC के बीच में एंगल कितना है 120, तो 120/2 तो cos 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू cos 60, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी दोनों का क्या रिजल्टेंट। अब एक चीज से आप देखिए ध्यान से, FA का भी मैग्नीट्यूड इतना ही है और FB FC का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और बड़े मजे की बात यह है कि FA की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और FB FC का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो एक बात आइए, यहाँ पर जो ये आपका Q चार्ज रखा हुआ है इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ और बराबर वैल्यू के लग रहे हैं, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट कितना हुआ, 0। तो आप देखिएगा नेट रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FC इज इक्वल एंड अपोजिट टू FA, सो द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q which was placed at centroid O of the equilateral triangle will be 0। ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। थैंक यू।